देश के आगामी आम चुनावों का बिगुल बज गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब इस कवायद में जुट गए हैं कि किस तरीके से जनता को अपने पाले में किया जाए, क्योंकि बात आम चुनावों की है। लेकिन बात आम नहीं है, बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। अमन जी हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। अमन जी, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल अपनी कवायद में जुट गए हैं, हर तरीके से जनता को लुभाने की कोशिशें जारी है। इसमें राहुल गांधी दिग्गज नेता है, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो आरएलडी जयंत चौधरी को नहीं भुलाया जा सकता। ऐसे में सवाल मेरा ये रहेगा, जनता भी बहुत मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में ऐसी जो ये जानना चाहती है कि क्या राहुल गांधी जयंत चौधरी को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए अक्षय, अगर हम पूरी कह सकते हैं इस कवायद का जिक्र करें तो जाहिर सी बात है कि जयंत चौधरी तो इसी पाले में थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में वो गए हैं, हर कोई हैरान रह गया कि आखिर जयंत चौधरी किस बिना पर जो है बीजेपी के साथ शामिल होते हैं। क्योंकि इसी बीजेपी के ऊपर वो आरोप लगाते हैं किसानों की हत्याओं का, किसानों ने जो आंदोलन किया उसमें तमाम तरह से किसानों की जो मौत हुई है, और जिस तरह से 700 के ज़्यादा जो कह सकते हैं वहाँ पर डेथ निकल के सामने आती है, उसको लेकर तमाम सारे सवाल वो बीजेपी के ऊपर खड़े करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि मैं चवन्नी छाप नेता नहीं हूं जो एकदम से उस तरफ चला जाऊंगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि वो उनका जो है सपा से मोहभंग होता है और वो बीजेपी खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले जयंत चौधरी को 7 सीटें दी थी कि भाई आप अपनी सीटें मुकर्रर कीजिए, इन सीटों पर प्रत्याशी तय कीजिए, उसके बाद आप जो है चुनाव में आगे बढ़िए। लेकिन जिस तरह से जयंत चौधरी उनका जो ये कह सकते हैं प्रपोजल उसको ठुकराते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से कुछ ऐसा हो सकता है कि जयंत चौधरी फिर से जो एनडी कुनबा है उनके अंदर वापसी उनकी हो जाए। क्योंकि महत्वपूर्ण जो कारण अक्षय वो ये है कि किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, अभी भी कई तरह के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। आपने देखा कि जिस तरह से 23 साल के नौजवान की जो किसान है, शंभूकरण नाम है उनका, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसको लेकर भी तमाम सारे जो लोग हैं वो जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं कि आपकी पार्टी जो है या आपका कह सकते हैं विरासत जो आपको मिली है वो किसानों के कह सकते हैं कि हितैषी होने की वजह से मिली, किसानों ने आपका समर्थन किया उस वजह से मिली है। आज अगर किसानों के साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए। तो अब सवाल यही उठते हैं, क्योंकि आपने भी देखा कि हमारे तमाम दर्शक इस चीज को जरूर देख रहे होंगे और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने वीडियो के जरिए दिखाइए किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में तमाम सारे जो लोक दल के कार्यकर्ता हैं वो हाथों में झंडा लिए हुए नजर आते हैं। और ये अपने आप में बताता है कि भले ही जयंत चौधरी खुद नहीं जा रहे, भले ही वो अपने तमाम बड़े नेताओं को रोक रहे हो, लेकिन जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो इस रैली में जाने का उसका मकसद कहीं ना कहीं यही है कि बीजेपी को भी बताना चाहते हैं कि अगर आपने ज्यादा कह सकते हैं किसानों को का जो मुद्दा है उसको टाल मटोल किया तो फिर मेरे लिए विकल्प खुला हुआ है। क्योंकि अभी तक भी इंडी गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी को अभी भी कह सकते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जब वो चाहे वापस आ सकते हैं। तो ये आप मानकर चलिए कि राहुल गांधी की जिस तरह से यात्रा पूरे पश्चिम यूपी में दिखाई पड़ती है तो हो सकता है कहीं पे जयंत चौधरी उनके साथ में नजर आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर दरवाजे इंडिया गठबंधन के अभी भी जयंत के लिए खुले हुए हैं। न जाने वो चीज क्या थी, क्या वो कारण था कि जयंत ने इंडिया से अलग हटने का ये अपना विचार बनाया। अमन जी, जिस तरीके से बात यहाँ पर चल रही है, जिक्र आपने किया उस दृश्य का, जब यहाँ देखने को मिला आगरा में कि जयंत की पार्टी के कार्यकर्ता, रालोद के कार्यकर्ता यहाँ भारी संख्या में शामिल हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि जो बात आई थी कि जयंत के 4 से 5 विधायक उनके एनडीए में जाने के फैसले से नाराज है, कि उसका मतलब ये समझ लिया जाए कि जयंत की खुद की पार्टी में बगावत इस बात को लेकर देखने को मिल सकती है? जाहिर बात है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी अभी तक एनडीए की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हो पा रही है, ना ही उनके सहयोगी दल कोई बात कर रहे हैं और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई बात हो रही है। जबकि अगर देखें अखिलेश यादव को तो ना सिर्फ वो सब कुछ समीकरण जो है पूरी तरह से साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि तमाम सीटों पर 30-32 सीटों पर तो अपने उन्होंने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, जो ये बताता है कि अखिलेश यादव किस तरह से तालमेल को बेहतर तरीके से बनाकर चल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ में लगातार प्रॉब्लम की बात कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 17 सीटों पे आप भी चुनाव लड़िए। आपने देखा कि आजाद के साथ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, उनको भी एक सीट ऑफर करते हैं। हालांकि आजाद अभी भी थोड़ा बहुत नाराज है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनकी बात को या उनको मना लेंगे। ऐसे में जयंत चौधरी अगर सपा कुनबे में होते तो अब तक आप ये मानकर चलिए कि लगभग 40 के आसपास जो उनकी सीटों का कह सकते हैं कि जो आपस में जो बांटने के बाद जो प्रत्याशी घोषित करने का सिलसिला है वो निकलकर सामने आ गया होता। तो ऐसे में बीजेपी के ऊपर अब प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है कि वो किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आई। क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी ज्यादा सीटें चाहती हैं, ओपी राजभर ज्यादा सीटें चाहते हैं, ओपी
राजभर के अलावा अगर हम बात करें कि संजय निषाद भोकिया चाहते हैं, इसके अलावा कैसे जयंत चौधरी भोकिया चाहते हैं, तो कई सारे ऐसे नाम हैं, कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो लगातार बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बनेंगे, क्योंकि सभी लोग ये चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि अनुप्रिया पटेल भी, जिनके 1-2 सांसद हैं, वो चाहती हैं कि 4 से 5 सांसद हमारे होने चाहिए। संजय निषाद भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं। ओपी राजभर 3 सीटों का हवाला दे ही चुके हैं। तो ऐसे में लगातार जो स्थिति है वो ये बता रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें फंसती हुई दिखाई पड़ेगी। पश्चिम यूपी की बात करें तो यहाँ पर जो आरएलडी को साथ में लाने की कवायद जुटी हुई है, तो ऐसे में 7 सीटें अगर सपा ने उनको ऑफर की थी, तो कम से कम 3 से 4 सीटें वो भी बीजेपी से लेना चाहेंगे। तो अभी कह सकते हैं कि जो पूरे का पूरा खेल है वो अभी बंद दरवाजे के पीछे ही चल रहा है। अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, किस तरह से बंटवारा होगा, ये लगातार देखने वाली चीज होगी। और साथ में जिस तरह से अब ये इंडी गठबंधन लगातार तमाम सारी समस्याएं थी उसको हल करता हुआ दिखाई पड़ता है, चाहे आप दिल्ली की बात करिए, पंजाब की बात करिए, आप चाहे बंगाल की बात करिए, यूपी की बात करिए, जहां पर लगातार परेशानी में बना हुआ था मामला, वहीं मध्य प्रदेश में भी गठबंधन जो है लगभग कह सकते हैं कि फाइनलाइज हो गया है। तो ऐसे में अब जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं परेशानी कह सकते हैं उससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें कमलनाथ का लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई वो और उनके बेटे और तमाम विधायक जो हैं वो बीजेपी खेमे की तरफ रुख कर चुके हैं, लेकिन ये सारी बातें गलत साबित होती हैं, क्योंकि कमलनाथ लगातार अपने वीडियो के जरिए कह रहे हैं कि भाई मैं तो कांग्रेसी पुराना हूं, मैं हमेशा रहूंगा, और राहुल गांधी का वो स्वागत करते हुए नजर आते हैं। तो अब यहाँ पर बीजेपी क्या कुछ करती हुई दिखाई पड़ेगी, ये अपने आप में मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है एनडीए गठबंधन के लिए। एनडीए गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एनडीए के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में भी कई सहयोगी राजनीतिक दल है। यहां पर चाहे सुबह सपा की बात हो, चाहे यहां पर अपने दल सोनीलाल की बात हो, चाहे अब जयंत चौधरी की रालोद की बात हो, कई दल हैं जो दलों के साथ होने से यहां सीट बंटवारे पर दावेदारी बढ़ जाती है, जिससे बीजेपी के बड़े लक्ष्य को साधने में भी कहीं ना कहीं सेंधमारी हो सकती है। जैसे में जिस तरीके से बातचीत चल रही है, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लूंगा कि जयंत चौधरी को जिस तरीके से 7 इंडिया में सीटें मिल रही थी, और ताजा जो जानकारी आ रही है उसमें एनडीए के तहत बीजेपी ने जयंत को 2 सीट ऑफर किया, यानी कुल मिलाकर के बीजेपी सीटें देने के मामले में कंजूसी एक प्रकार से बरतती नजर आती है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल जो 4 से 5 सीटों की मांग रख रही है, क्या उनको 4 से 5 सीटें ऐसी स्थिति में बीजेपी से मिल सकती है, या फिर उनकी जो बहन पल्लवी है क्या वो उन्हें यहाँ पर इंडिया में लाने में कामयाब हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जरूरी सवाल आपने किया है, क्योंकि देखिए अक्षय, हम लगातार जो छोटे दल हैं उनकी बात करें तो लगातार उनका जो मुंह है खुलता हुआ दिखाई पड़ता है, लगातार वो ज्यादा सीटों की मांग करते हुए दिखाई देते हैं। अनुप्रिया पटेल का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल में महत्वपूर्ण कड़ी वो हैं, वो भी 2 से 3 सीटें से ज्यादा की कहीं ना कहीं मांग करती दिखाई पड़ती है। अगर वो मांग पूरी नहीं हुई तो आपने जिस तरह से कहा कि पल्लवी हो सकता है कि उनको जो है इंडिया गठबंधन की तरफ खींचती हुई लेके आए, और समाजवादी पार्टी लगातार जो देख रही है कि पूर्वांचल में अगर अनुप्रिया पटेल उनके साथ में आ जाती हैं तो उनके लिए बेहतर हो जाता है। एक नाम और आप ले सकते हैं राजा भैया का, उनको लेकर भी लगातार कवायद चल रही है कि क्या वो बीजेपी खेमे में जाएंगे या फिर सपा खेमे में जाएंगे, क्योंकि जो अखिलेश यादव है उनको 20-25 साल पुरानी जो कह सकते हैं उनका मजबूत रिश्ता, उसकी याद दिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कई तरह की चीजें हैं जो पूर्वांचल में अब जो है अगर बीजेपी ने ढुलमुल रवैया अपनाया तो वो सपा के पक्ष में आ सकती है। और जाहिर सी बात है कि पल्लवी ये बात जरूर कहेंगे कि भाई आपको अगर अधिक सीटें नहीं मिल रही तो आप इधर आइए, यहाँ पर हम आपको 4 से 5 सीटें दिलवाएंगे, और ताकि आपकी पार्टी और ज्यादा मजबूत हो पाए। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ओबीसी जब जाति जनगणना की बात हो रही थी अक्षय, तो उस समय जो अनुप्रिया पटेल है उन्होंने भी जोर शोर से बात रखी थी कि भाई बीजेपी सरकार को ये करवाना चाहिए। तो ऐसे में हो सकता है खुले तौर पर ना हो, लेकिन मतभेद तो कहने के अंदर में नजर आते हैं। अब इसको लेकर क्या फलसफा दिखाई पड़ता है, किस तरह की जो सीट शेयरिंग है वो नजर आती है, और खासकर बीजेपी कितनी सीटें अपने सहयोगी दलों को देती हुई दिखाई पड़ेगी, सारा का सारा दारोमदार इस पर टिका हुआ है। क्योंकि छोटे दल भी जो खासकर निषाद की पार्टी हो, ओपी राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, इसके अलावा चाहे राजा भैया हो, सभी लोग चाहते हैं कि उनके हिस्से भी कम से कम 2 से 3, 3 से 4 या 5 से भी ज्यादा सीटें आए, ताकि उनका भी भविष्य जो है आने वाले दिनों में पॉलिटिकल लिहाज से वो बेहतर हो सके। तो ऐसे में अब बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि 80 सीटें यूपी से आती है, इसमें अगर 20 से 30 सीटें अगर वो सहयोगी दलों को बांट देती है तो 50 सीट बचती है। ऐसे में अगर बीजेपी यहाँ पर 50 में 10-15 सीटें हार जाती है तो 30 से 35 सीटें बचती हैं, तो बीजेपी लगातार यूपी में कमजोर हो जाएगी। तो इसीलिए उनको अब कई तरह के समीकरण बैठाने पड़ेंगे, क्या अपने सहयोगी जो दल है उनको मना पाएंगे, ये चुनौती उनके ऊपर बड़ी है। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी और तमाम सारे जो दल हैं उनके इंडी गठबंधन है वो लगातार मजबूत हो, और यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई पड़ रही है।
बिल्कुल यहाँ पर बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। कारण यहाँ पर निकल कर के आ रहा है ज्यादा सहयोगी दल। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अमन जी ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि चाहे राजा भैया का राजनीतिक दल यहाँ पर साथ हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, ओपी राजभर हो या अन्य कोई और भी यहाँ सहयोगी दल हो, वे जिस प्रकार से 4 से 5 लोकसभा सीटों की मांग रख रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के पास खुद के लिए कम सीटें बचेंगी और जितनी कम सीटें बचेंगी ऐसे में जीतने की संभावना और जीत करके जो पाले में सीटें आएंगी वो भी कम ही होंगी, जिससे पूरा सियासी गणित भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ सकता है। अब देखना है कि इस सीट शेयरिंग नामक जाल से किस तरीके से अपने सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी बाहर आ पाती है और क्या जयंत चौधरी राहुल गांधी की बातों में आकर राहुल गांधी क्या जयंत चौधरी को मना पाएंगे, क्या जयंत चौधरी राहुल गांधी से सुलह करते हुए यहां उनकी भारत जोड़ो यात्रा में नजर आते हुए इंडिया गठबंधन के मंच पर एक बार फिर से नजर आएंगे। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।